हेलो बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 10 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। क्या पढ़ाऊंगा मैं? अध्याय 10 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन में परिभाषा और अर्थ, परावर्तन नियम, दर्पण घूमने से परावर्तित किरण का प्रभाव, प्रतिबिंब रचना यानी कि दर्पण पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में। अब प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है। बिंदु वस्तु होता है और विस्तारित वस्तु होता है, तो उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। तो बिंदु वस्तु से जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और एक विस्तारित जो वस्तु है उससे जो प्रतिबिंब बनेगा, जो समतल दर्पण है उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो क्या क्या आपको पढ़ना है मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला जो है उसका अर्थ, प्रकाश के परावर्तन का अर्थ। दूसरे जो है परावर्तन संबंधी नियम। तीसरा जो है जब हम दर्पण को घुमाएंगे तो दर्पण को घुमाने से जो परावर्तित किरण है उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। उसके बाद फिर हम प्रतिबिंब या इमेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रतिबिंब रचना, प्रतिबिंब का बनना दर्पण में किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम जानेंगे। और अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती है। पहला जो है आपके जैसे बिंदु वस्तु, जो बहुत छोटा वस्तु उसको बिंदु वस्तु बोलते हैं, उसके द्वारा समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और विस्तारित वस्तु, जो वस्तु बिंदु समान नहीं है, ये सभी वस्तु आएंगे उसमें। जो बिंदु समान नहीं है विस्तारित वस्तु कहलाएगा, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो समतल दर्पण ही के बारे में पढ़ना है। देखिए, आपने जो शुरू में मैं हेडिंग जो लिखा हूँ, हाँ, तो ये जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो समतल सतह है उस पर जो परावर्तन होगा अपवर्तन होगा, सिर्फ उसी के बारे में हमको पढ़ना है। और अभी तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है उनका अर्थ, परावर्तन का अर्थ। प्रकाश का परावर्तन ये है क्या चीज, ये इसका अर्थ। प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश जो है चमकीली सतह पर टकराती है, चमकदार या चमकीली सतह पर टकराती है, जब प्रकाश चमकदार या चमकीली सतह पर टकराती है, या आपतित होती है, इसको बोल सकते हैं, या आपतित होती है, तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रोक दिस प्रकाश
हाँ, इसके बाद जो है परावर्तन का नियम। ठीक है, मैं आपको बताया था शुरू में, पहले अर्थ देखेंगे, उसके बाद परावर्तन का नियम देखेंगे। तो मैं इसके बता रहा हूँ परावर्तन का नियम। ये प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन तो आप समझ गए होंगे, है ना, किसको बोलते हैं? जब प्रकाश चमकीली सतह पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दर्पण। आप दर्पण में प्रकाश को आपतित करेंगे तो मुड़ के उसी दिशा में वापस आ जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन। अब इससे संबंधित जो नियम है, परावर्तन का जो नियम है, उसमें 2 पॉइंट है। पहला जो है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं, एक ही तल में होती हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डायग्राम से। दूसरे जो है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन संबंधी नियम है। 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन, दूसरा जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि क्या है। इसको देखिए, ये चमकदार सतह है। बहुत अच्छा उदाहरण दर्पण है। इस प्रकार से दर्पण को बनाया जाता है। ये दर्पण आपका हो गया एम डैश, ये दर्पण है, ठीक है, ये एम डैश दर्पण है। इसमें प्रकाश आपतित होगा। प्रकाश कहाँ से आएगी? वस्तु से। सूर्य का प्रकाश भी ले सकते हैं, टार्च का भी ले सकते हैं। तो प्रकाश इसमें क्या होगा? आपतित होगा। इस प्रकार से प्रकाश यहाँ से आपतित होगा। ये सोर्स है आपका, इसको ऑब्जर्वर भी बोल देते हैं, है ना, उसे प्रदर्शित करते हैं वस्तु को। तो टार्च वस्तु है, वहाँ से प्रकाश आ रही है, या सूर्य का प्रकाश है, वहाँ से प्रकाश आ रही है, दर्पण पर आपतित हुआ। जैसे आपतित होगा, ये प्रकाश आपतित होगा, या उस पर जैसे प्रकाश को डालेंगे तो ये आर पार नहीं निकल पाएगा, यहीं से क्या होगी? उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। इस प्रकार से इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। ये परावर्तित किरण है, टकराने के बाद जा रहा है ना उधर मुड़ के। ये वस्तु है, ये वस्तु है, प्रकाशित वस्तु, ये वस्तु है जिससे प्रकाश आपतित हो रहा है। यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब का मतलब होता है एक लंबवत रेखा। इसको वस्तु को ओ न दे करके अपन क्या कर देते हैं, इसका नामकरण थोड़ा बदल देते हैं। इसको ओ देते हैं, इसको अपन वस्तु को कर देते हैं पी, और इसको अपन कर देते हैं क्यू, ठीक है, वस्तु पी। यहाँ से प्रकाश आपतित हो रहा है इस पे, और आपतित होने के पश्चात उसी माध्यम में वापिस लौट आए, तो इसको आपतित किरण कहेंगे। ये जो दिख रहा है आपका आपतित किरण, ये जो होगा आपतित किरण होगा। ये जो है आपका परावर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ठीक है। और इसमें ये जो है आपका अभिलंब, अभिलंब को एन डैश से या एन ओ से प्रदर्शित करेंगे। एन डैश नहीं करोगे तो भी चलेंगे ना, लेकिन क्या देते हैं तो एन ओ आपका अभिलंब, ये अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब। ये जो है आपका आपतन कोण आई, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। आई जो है, आई आपतन कोण, आपतन कोण, और आर जो है ए आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए, ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये प्रकाश आपतित हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है। यहाँ पर चमकदार सतह है, प्रकाश उसी दिशा में उड़ गई। इधर माध्यम वायु है, इधर कांच है ना, तो वायु से
कांच में टकराने के बाद उसी दिशा में वायु माध्यम भी मुड़ गया, तो इसमें ये जो है आपका आपतन कोण होगा, ये जो है आपका परावर्तन कोण होगा, क्योंकि परावर्तन की घटना हो रही इसलिए। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये परावर्तन का जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ, ये देखिए इसमें डायग्राम के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। परावर्तन का जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, यहाँ पर है, बिंदुओं पर है। ठीक है, तो ये पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो इसमें I बराबर R हो गई। ये है परावर्तन का नियम। ये क्या है? परावर्तन का नियम। हाँ, तो मैंने जो बताया देखिए इसमें, ये आपका परावर्तित किरण या आपतित किरण या अभिलंब है ना, ये परावर्तन का नियम हो गया जो मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले मैंने अर्थ बताया, उसके बाद परावर्तन का नियम बताया। इसके बाद तीसरा क्या देखेंगे अपन? दर्पण को घुमाने से परावर्तित जो किरण है उस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? जो है दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण का प्रभाव हम दर्पण पर आपतित करेंगे प्रकाश को। जैसे देखो आपतित हो रहा है यहाँ पे, है ना। अगर हम दर्पण को घुमा देंगे तो उस समय परावर्तित जो किरण है वो घूम जाएगी, तो कितने कौन से घूमेगी, ये चीज हमको देखना है। ठीक है, तो ये आपका एक सामान्य डायग्राम हो गया। जब घुमाए नहीं है तब की कंडीशन में इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा करके हम लोग देखते हैं कैसे घूमेगा। इस प्रकार से देखिए, ये जो है वही मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पे, और इसको हम घुमा के देखेंगे। ये आपका वही है दर्पण, आपका एमरेज हमने जो लिया है वही है, दर्पण है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमने लिया है अभिलंब लिया है, ये आपका अभिलंब है। अभिलंब ये बिंदु हो जाएगा O। इसी पर प्रकाश क्या हो रहा है? आपतित हो रहा है। यहाँ पे प्रकाश आपतित होगा, तो ये आपतित किरण हो जाएगा। और ये जो होगा आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है? Q। ये वही है जो हम बना रहे हैं सामान्य स्थिति में, जब हम दर्पण को नहीं घुमाए उस कंडीशन पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दर्पण को घुमाते हैं। यहाँ पर दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण कैसे प्रभावित होगा, ये चीज़ हमको जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब दर्पण को हम लोग घुमा लेते हैं। एक चीज़ और मान लेते हैं, जो है I और R है यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि 52 डिग्री का है, 52 डिग्री का है, 52 अंश का मान लेते हैं इसको, अनुमानित 52 अंश का है। ये 52 डिग्री हो जाएगा, ये भी 52 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए I बराबर लेंगे तो R होगा। नियम आप लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम में। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा, ये 52 डिग्री थे भी 52 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे अपन, जो है इसको दर्पण को घुमाएंगे। दर्पण को किधर घुमाएंगे? इधर घुमाते हैं। तो इस प्रकार से घुमा देते हैं। और कितने कोण से घुमाते हैं अपन, जो है इसको 35 अंश के कोण से घुमा देते हैं। तो इधर ये 35 अंश इधर आ जाएगा। दर्पण को किधर घुमा रहे हैं अपन? इधर घुमा रहे हैं। ऐसे देखिए, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। ये भी हो जाएगा 35 अंश, ये भी 35 अंश। तो दर्पण कहाँ जाएगा? दर्पण यहाँ पर आ गया, ये आपका दर्पण इधर आ गया। ठीक है, आप जब दर्पण को घुमाएंगे तो दर्पण को घुमाने से क्या होगा, उसकी स्थिति जो है बदल जाएगी। ये जो है आपका आपतित किरण है, इसकी स्थिति में परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन जो परावर्तित किरण है उस परावर्तित किरण की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा? ये आपने अभिलंब खींचा है, अभिलंब के दोनों तरफ बराबर है, तो अभिलंब इसका जब हम अभिलंब खींचेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। ये इसका जो अभिलंब है आएगा, ये किसका अभिलंब? ये
आपने जो दर्पण लिया क्या एम डेज लिया है, तो इसको आप कर देंगे एम डबल डेज और एम ट्रिपल डेज कर दीजिए। ठीक है, ये दर्पण एम डेज ही है, लेकिन घुमाने की स्थिति पर एम डबल डेज और एम ट्रिपल डेज हो जाएगा। जब घुमाए तब उस समय दर्पण कहाँ पर आ गया है, जो एम डेज दर्पण है वो कहाँ पर आ गया है, एम डबल डेज एम ट्रिपल डेज पर आ गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने अभिलंब लिया था, अभिलंब के इधर उतनी डिग्री पर 52 डिग्री पर इधर क्या था, आपतित किरण था, इधर ऊपर में 52 डिग्री पर क्या था, परावर्तित किरण था। वैसे जब हम इसका अभिलंब लेंगे, अभिलंब मतलब उस पर लंबवत रेखा खींचेंगे, तो इस प्रकार से अभिलंब लेंगे आप, ये इसका अभिलंब हो जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब से जितना कोण इधर बनाएगा ये उतना उधर बनाएगा, तो ये कम है, तो इसलिए परावर्तित जो किरण होगा क्या होगा, यहाँ पर उतना ही जितना आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी उसको निकाले नहीं कितना होगा, और घटाक निकालेंगे हमको पता चल जाएगा उसका मान कितना आएगा। ठीक है, ये अभिलंब है, तो ये जो होगा आपका परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं अपन। ये इसको एक काम करते हैं, इसको पी और क्यू लिए थे ना, इसको अपन क्या करते हैं, इसको एस ले लेते हैं, इसको सोर्स कर लीजिए सोर्स, और इसको अपन आर इसलिए क्योंकि ये जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब होता है, इसलिए इसको भी कर लीजिए एस जो है, ये एस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर। थोड़ा बदल बस रहे ना इसको नाम को, वो पुराना भी चलता है लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये जो है एस, ये आर, ये सोर्स, जिससे प्रकाश मिलेगा, और ये इसका प्रतिरूप मतलब परावर्तन के पश्चात जो बनता है प्रतिबिंब वो, तो ये आर। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन सा प्रारंभिक में, प्रारंभ में जब दर्पण को घुमाई नहीं थी उस समय आपतित किरण, ये दर्पण को दर्पण जब घुमा नहीं था उस समय पूर्व का परावर्तित किरण। अब घुमाने के दर्पण इधर आ गए, तो इसका अभिलंब कौन सा हो गया, ये वाला हो गया इसका जो अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब कौन सा हो जाएगा, अभिलंब जो होगा आपका कौन सा होगा, अभिलंब एन डेज, इसको नामकरण भी कर देते हैं एन डेज, एन डेज एन कहाँ दर्पण, अभिलंब इसमें नहीं दिए थे ना, एन हो जाएगा, और इसको एन डेज, इसको रहने दीजिए इधर, इसको मत दीजिए, इसको क्लियर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एन डेज, ये अभिलंब एन ओ, तो नया अभिलंब कौन सा हो जाएगा, एन ओ डेज, एन डेज। और वैसे ये आपतित किरण, ये तो वही रहेगा, परावर्तित किरण बदल जाएगा, ये आपका आर ओ था वो क्या हो जाएगा, ये जो आर ओ था वो आर डेज ओ हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका परावर्तित किरण होगा। तो ये जो है नया परावर्तित किरण, ये जो है आपका नया परावर्तित किरण होगा। ये आपतित किरण तो वही रहेगा, ये आपतित किरण कौन सा होगा, यही वाला होगा, ये आपतित किरण ये वही रहेगा, पहले भी वही रहेगा, अभी भी वही है, सिर्फ क्या बदल गया, पहले परावर्तित किरण ये था, अब परावर्तित किरण ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, जो है देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 35 अंश के कोण से घुमा दिए, किधर घुमा दिए, दर्पण को यहाँ पर इधर था उसको इधर घुमा दिए, है ना। तो घुमाने से क्या होगा, ये जो कोण यहाँ पर बनेगा उस कोण का मान निकालेंगे, चूंकि ये क्या होगा आपका नया ये आपका आपतित किरण है, तो ये आपतन कोण हो जाएगा, है ना। पहले आपतन कोण क्या था, ये था, यहाँ से यहाँ तक का आपतन कोण, ये परावर्तन कोण था। अब नया आपतन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नया आपतन कोण, और नया परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से दोनों तो बराबर होगा, इसलिए ये बराबर ये कोण हो जाएगा। अब इसी कोण को हम निकालेंगे। ठीक है, तो नया परावर्तन कोण का मान निकालेंगे। परावर्तन कोण यानी कि कौन सा, परावर्तन कोण हो जाएगा आपका आर डेश ओ एन डेश, अभिलंब से लेंगे ना इसको, तो ये होगा आर डेश ओ एन डेश। ठीक है, ये जो होगा आपका परावर्तन कोण ये, और इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 52 है, 52 डिग्री टोटल, यहाँ से यहाँ तक का 52 है, और हमने घुमाया 35 से, इसलिए 52 × 35 करोगे, 52 × 35 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये कितना होगा 17 डिग्री का होगा। ये 17, तो ये वाला भी 17 डिग्री हो जाएगा, तो 17 अंश का ये होगा आपतन कोण, ये भी 17 अंश का। क्या हो गया, आपतन कोण का मान बदल गए, नए अभिलंब के लिए आपतन कोण कितना हो गया 17 अंश, तो परावर्तन कोण भी 17 अंश होगा। इस प्रकार से आपको मिलेगा परावर्तन कोण का मान। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको क्या बोल रहे हैं,
दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, दर्पण को जब हमने घुमाया तो कितना कोण से ये परावर्तित किरण घूम गया, इस कोण का मान हमको निकालना है, इस कोण का मान हमको निकालना है। तो परावर्तन कोण का मान कितना मिला, परावर्तन कोण कौन सा होगा, एंगल ऑफ आर डैश ओ एन डैश दैट इज इक्वल टू 52 माइनस 35 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, उसका मान कितना होगा 17 डिग्री। ठीक है, आपने आई और आर का मान ले लिया था, तो यहाँ पर ये जो होगा इसको आप ले सकते हैं I1 R1 दैट इज इक्वल टू, आप लिख भी सकते हैं इसको, नया है, नया आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो I1 R1 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, हमको हमारा जो है, हमको क्या बोला जा रहा है, दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका मतलब ये R जो है R डैश पर पहुंच गया, ये नया परावर्तित ये नया परावर्तित किरण है ये, और ये पुराना परावर्तित किरण, ये नया परावर्तित किरण है। तो कितना घूम गया ये, तो कितना घुमा लो, ये वाला जो कोण है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वही है, यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना पड़ेगा कोण को। तो इस कोण का मान निकालेंगे, मतलब कौन सा कोण निकालेंगे, परावर्तित किरण का प्रभाव। तो दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण कितना घूम गया, वही हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ आर ओ, एंगल ऑफ आर ओ आर डैश का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालेंगे, क्या होगे, आर ओ आर डैश मतलब क्या होगा, आर ओ आर डैश का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, आर ओ आर डैश का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो है आर ओ आर डैश का मान हमको निकालना है। तो आर ओ आर डैश का मान निकालना है, क्योंकि देखिए ये पहले वाला अभिलंब था, ये बाद का अभिलंब है, दर्पण को जितना घुमाया उतना अभिलंब घूमेगा, इसलिए ये वाला जो कोण होगा 35 डिग्री, ये हो जाएगा 35 डिग्री, इसको बताएगा 35 डिग्री। इसका मतलब हमको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर ओ आर डैश का मान निकालना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको आर ओ एन डैश में आर डैश ओ एन डैश को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, आर ओ एन डैश, आर ओ एन डैश, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये कौन सा है, आर ओ एन डैश कहाँ से कहाँ तक का है, ये यहाँ तक का आर ओ एन डैश, इसमें किसको घटाना है, आर डैश ओ एन डैश, ये वाला को हमको घटाना है। तो ये क्या होगा, जो बचा हुआ निकल जाएगा। तो ये हमको माइनस करना है, कौन सा माइनस करना है, आर ओ आर डैश ओ एन डैश को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान अपन निकालेंगे। तो आर ओ एन डैश का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर ओ एन डैश, आर ओ एन मतलब क्या, वो तो आपका परावर्तन कोण हो गया ना, 52 डिग्री का हो गया है। ये आर है, ये आर इक्वल टू, और यहाँ से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक का आई था। ठीक है, ये भी 52 डिग्री का था। इसका मतलब 52 में 35 छूट जाएगा ना, ये अभिलंब से ले लें, यहाँ से टोटल नए जो अभिलंब है उसकी दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का 52 डिग्री, और जितना अभिलंब घुमा है, तो जितना आप दर्पण को घुमा उतना घूमेगा, तो 35 डिग्री घूमेगा, इसलिए 52 प्लस 35 और माइनस ये कितना आपने निकाला है, 17 डिग्री का आपने निकाला है। इसको आप घटा देंगे, 52 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 52 प्लस 35 5 2 7 और 5 3 8 87 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू आप करेंगे तो क्या होगा 0 और 70 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, जब हम इसको 35 डिग्री का घुमा रहे हैं दर्पण को, देखिए आप इसको क्या करें 35 डिग्री का घुमा रहे हैं, तो ये आपको आर ओ आर डैश कितने मिला, 70 डिग्री का मिला। यानी परावर्तित किरण आर से आर डैश तक पहुंच गया, कितना घूम गया, 70 डिग्री से घूम गया। तो 35 से कितना गुना है, 2 गुना है ना। इसलिए हम यहाँ पर तर्क निकालेंगे, हमारा जो तर्क निकलेगा क्या मिलेगा, दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण का प्रभाव कितना होगा। अगर हम थीटा से घुमाएंगे, अतः दर्पण को क्या करेंगे, दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण
कितना कौन से घूम जाएगा? जब 35 से घुमाए तो 70 हो गया है ना, इसलिए थीटा से घुमाएंगे तो अतः दर्पण को थीटा से घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। जब हम इसको थीटा से घुमाएंगे तो क्या होगा? 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ठीक है, तो ये है दर्पण को घुमाने से परावर्तित किरण का प्रभाव। तो थीटा कोण से हमने घुमाए तो परावर्तित किरण कितना कोण से घूम गया? 2 थीटा कोण से। आप उसका डायग्राम पुनः देख सकते हैं। आप देखिए इसको ध्यान से एक बार और, मैंने जो बनाया है नया वाला जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इसको मैंने नीले कलर से शो किया है। और दर्पण को घुमाने के बाद जो परावर्तित किरण जो बनता है, नया परावर्तित किरण, आपतित किरण तो वही रहेगा, नया जो परावर्तित किरण होगा, नया जो अभिलंब होगा, उसको मैंने रेड कलर से शो किया है। आप इसको देख सकते हैं। तो क्या होगा? जब हम इसको थीटा कोण से घुमाएंगे तो ये 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी कंप्लीट हो गया। हम इसके बाद जो है नया देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, मैंने अर्थ बता दिया, परिवर्तन के नियम बता दिया, दर्पण को घुमाने से कितना कोण से घूमेगा वो बता दिया मैंने। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब रचना। हाँ, तो इसके बाद जो है प्रतिबिंब, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। इमेज इंग्लिश में। ये प्रतिबिंब है क्या चीज? प्रतिबिंब किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको इमेज कहते हैं। दर्पण में आप देखते हो अपना जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब है क्या चीज? वस्तु का प्रतिबिंब क्या चीज है? प्रतिबिंब क्या है? इमेज इसको कहते हैं। दर्पण में जो आप देखते हो, हम लोग चेहरा बोल देते हैं सामान्य शब्दों में, आपका चेहरा दिख रहा है सर, वही प्रतिबिंब है। तो वस्तु का जो प्रतिरूप उसको बोलते हैं। दूसरा शब्द जो है प्रतिरूप, वस्तु का जो प्रतिरूप है वही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब रचना। दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम सिर्फ समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण कई प्रकार का होता है, उत्तल अवतल और कई प्रकार के, लेकिन हमको सिर्फ दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो प्रतिबिंब दर्पण पर कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। वो वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार की वस्तु होती है। एक बहुत सूक्ष्म वस्तु होता है, बहुत ही छोटा, जिसको हम लोग कहते हैं बिंदु वस्तु। और एक बड़ा होता है वस्तु, उसको विस्तारित वस्तु कहते हैं, जिसका आकार बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे बिंदु वस्तु के बारे में। बिंदु वस्तु, अब ये बिंदु वस्तु है क्या? जब वस्तु बहुत छोटा होगा, बिंदु समान होगा, जब उसको हम कहेंगे बिंदु वस्तु। जब वस्तु बिंदु समान होता है, जब वस्तु बिंदु समान होता है, तब वह वस्तु क्या कहलाएगा? तब वह वस्तु बिंदु वस्तु कहलाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिबिंब रचना। ये दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। तो हम कौन सा वस्तु लिए हैं? दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंदु वस्तु लिए हैं। तो बिंदु वस्तु के लिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा? क्योंकि वस्तु क्या होगा? बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक दर्पण लेते हैं। इस प्रकार से दर्पण हो जाएगा। ये आप इसको लेंगे MM' दर्पण हो गया। दर्पण में जिधर पॉलिश किया हुआ भाग है उसको इधर ऐसे किया जाता है, इस प्रकार से सिंबल लगा देते हैं, संकेत। इधर चमकीला भाग है और इधर पॉलिश किया हुआ भाग है, वही अंतर रहता है इसमें। इधर आप कर देंगे ना तो इधर वाला आपका क्या हो जाएगा? इधर पॉलिश किया हो जाएगा। तो इधर है मतलब इधर पॉलिश किया हुआ है, इधर चमकीला है। इस पर प्रकाश आपतित होगा तो वस्तु का होगा। यहाँ पर हम प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु कहाँ पर है? वस्तु यहाँ पर है। वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, वस्तु को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसको ऐसे प्रदर्शित कर दिया हमने वस्तु को। ठीक है, वहाँ से प्रकाश आपतित होगा। यहाँ पर एक अभिलंब ले लेते हैं। प्रकाश को
अभिलंब परावर्तित करेंगे, जहाँ पर दर्पण को स्पर्श करे उस जगह बिंदु उसको O देते हैं। प्रकाश इस पर आपतित होगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसमें प्रकाश आपतित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक ही प्रकाश आपतित नहीं होगा, बहुत सारे प्रकाश आपतित होंगे उस बिंदु से। जैसे आपतित होगा तो उसका क्या होगा, इस पर अवलंब ले सकते हैं। जितनी प्रकाश किरणें आपतित होगी उतना आप अवलंब ले सकते हैं। अब प्रकाश क्या होगा, जैसे इस पर आपतित होगा, ये जो अवलंब ले बीच वाले उसमें, तो ये परावर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार से परावर्तित होगा, ये भी परावर्तित होगा, तो अवलंब की इधर जितना कोण बना उतना बनेगा, तो ये परावर्तित हो जाएगा। ऊपर वाले बीच वाला हमने ले लिया, नीचे वाला देखेंगे ये भी परावर्तित हो जाएगा। अब परावर्तन के पश्चात प्रकाश की क्या होगी, आगे जाकर के पुनः मिल जाएगी। ये इस प्रकार से जहां पर मिलेगी वही जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब होगा। इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इसका प्रतिबिंब होगा, लेकिन वस्तु तो इधर मिल रहा है। आप इसको देखेंगे तो वस्तु का जो है, ये जो है थोड़ा सा बदल दे इसको, एक मिनट रुक जाइए, है ना। ये क्या होगा, ये आपतित किरण है, इधर नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो है दर्पण है, इसलिए इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वैसे फिर वास्तविक हो जाएगा, वो दूसरे दर्पण के समतल दर्पण में होगा। ये क्या होगा, प्रकाश परावर्तित होंगे, कोण बराबर बनेगा, तो ये प्रकाश मिलेंगे नहीं बल्कि फैलेंगे और आगे जा करके इस प्रकार से आप स्केल में बनाएंगे तो समझ आएगा वो ऐसे फैलते जाएंगे आगे जा करके। तो ये प्रकाश किरणें परावर्तित होगी तो इस प्रकार से आगे जाएगी। हम वस्तु को इधर से देख रहे हैं, यही वस्तु हमको इधर से दिखाई देगा। हम ऑब्जर्वर हैं, हमको इसको देखना है वस्तु को। इस वक्त हमारे सामने जो वस्तु है लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखेगा, तो इसको जब पीछे बढ़ाएंगे इस लाइन को तब मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। आगे इसको बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। इसको आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से।